केमिकल फैक्टर्स जो कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में इफेक्ट करते हैं, उसकी कड़ी में अब अगला फैक्टर है रेजोमाइजेशन। इस वीडियो के माध्यम से जो कि हम देखेंगे। रेजोमाइजेशन को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जरूर हम देख लें। उसमें सबसे पहला है चिराल। चिराल का मतलब ये है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि अपनी स्ट्रक्चर सिमेट्री के हिसाब से देखने में एक से दिखते हैं, लेकिन उनको सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। मींस उनकी जो मिरर इमेज है उसके साथ उनको सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। जिसके जो कुछ कॉमन उदाहरण हैं वो है जैसे हमारे शूज हैं, सीजर्स यानी कि कैंची, ग्लव्स, इवन हमारे जो हाथ हैं, ये भी बहुत कुछ एग्जांपल्स हैं चिराल का। और इस प्रक्रिया जब इस तरह की होती है, इस ज्योमेट्री को चिरालिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स इन द सेंस ऐसे केमिकल आइसोमर्स जो कि एक दूसरे से नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर उन्हें सिमेट्रिकल नहीं रखा जा सकता। और उसको अगर इंग्लिश में कहूँ तो दीज आर केमिकल आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसलिए अगर कोई केमिकल कंपाउंड है तो उसके जो दो एनेंशियोमर्स होंगे तो उन दोनों का ही थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि आइसोमर्स जो होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के नहीं होते हैं और ना ही एक दूसरे को सुपर इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन एक बात और यह है कि स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी कंसीडर्ड एज मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जो एग्जांपल मैं सामने रखा हुआ है वो भी इनेंशियोमर का है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड एंड लीवोलैक्टिक एसिड, जिनका केमिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे से थ्री डायमेंशनली बिल्कुल ही अपोजिट है। तो अब आते हैं रेजिमाइजेशन, जो हमारी मेन टर्म है। तो इसके लिए मैंने चिराल और एनेंशियोमर का एग्जांपल क्यों लिया वो मैं आपको बताता हूँ कि रेजिमाइजेशन एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि कोई कंपाउंड एक तब्दीलियत यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, जिसके दो इक्वल मिक्सचर हो जाते हैं और वो दोनों इक्वल मिक्सचर्स एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। और जो प्रोसेस इसमें आता है वो उसमें चिरालिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम रेजोमाइजेशन की यानी कि रेजिमिक मिक्सचर के देखें तो कोई भी सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ ब्यूटेनॉल S and 2-butanol वो भी रेजिमिक मिक्सचर है। कोई भी सॉल्यूशन जो कि एक्सेस ऑफ आइदर एक R एनेंशियोमर और S एनेंशियोमर को कंसिस्ट करता है उसको भी एनेंशियोरिस्ट कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रेजोमाइजेशन रेजिमिक मिक्सचर से संबंधित। और तीसरा, कोई भी सॉल्यूशन विच कंटेन द R enantiomer और द S enantiomer विल बी enantiometrically प्योर। अब हम आते हैं कि रेजोमाइजेशन का फार्मेसी और प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में क्या महत्वता है। तो ये कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है वो भी डेफिनेटली एक केमिकल कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, और उसमें अगर रेजोमाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो वो डेफिनेटली ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जिसका कि एक पर्टिकुलर सेक्शन वो इनएक्टिव अवस्था में आ सकता है। तो in talking in terms of pharmacy, racemization is a process in which the compound changes optical activity without changing the chemical composition. Levo and dextroform obviously understood सी बात है। Levoadrenaline is 15 to 20 times more active than dextroform, मतलब कि एक फॉर्म उसका एक्टिव होगा, एक इनएक्टिव होगा। तो ये पता लगाना जरूरी है कि कौन सा फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में जाएगा, क्योंकि अगर इनएक्टिव फॉर्म का पता नहीं लगाया जाएगा प्रॉपरली तो इन वाइवो यानी कि थेरापेटिक एक्टिविटी जो बायो अवेलेबिलिटीज हैं, बायो इक्विवेलेंस है, उसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी और उस पर्टिकुलर कंपाउंड की जो थेरापेटिक पोटेंशियल है उनको एक्सप्लोर नहीं किया जा सकेगा। इसलिए समय से रेजिमाइजेशन को प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के अंतर्गत पता लगाना बहुत जरूरी है। और थोड़े आसान और सरल शब्दों में कहूँ तो रेजिमाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ड्रग अपने कंपाउंड स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है दूसरे फॉर्म में, किसी अंडर द प्रेजेंस ऑफ सम स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे कि हीट है, टेम्परेचर है, या किसी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया। अब जनरली ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए एक्चुअल में होता है क्योंकि एक मेडिसिन यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फार्मेसी में अपने मतलब डोजेज फॉर्म्स में बहुत तरह के रसायनों से
उसका सामना होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई डोजेज फॉर्म बनाएंगे तो उसमें मेडिसिन के अलावा आप बहुत सारे एक्सिपिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो जब आपस में मिलेंगे वो, ऊपर से बहुत सारे सॉल्वेंट्स भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ एमडीटी जैसे मल्टी ड्रग थेरेपी है, उस समय भी बहुत सारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें इथैम्ब्यूटॉल, रिफेम्पसिन, आइसोनियाजाइड भी एक साथ एडमिनिस्टर पेशेंट को किया जाएगा, तो वो बॉडी के अंदर एक साथ मिक्स होंगे तो उनमें भी केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। हालांकि वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेडिसिन का आपस में इंटरेक्शन, उनके केमिकल रिएक्शंस होने के बहुत चांसेस होते हैं, और इन्हीं सबके बीच में रेजिमाइजेशन और उनका रेजिमिक मिक्सचर में तब्दील होना एक आम बात है। लेकिन रेजिमिक मिक्सचर जैसा कि हमने देखा कि उसका कोई भी फॉर्म लीवो हो, डेक्स्ट्रो हो, वो हो सकता है कि इनएक्टिव स्टेट में चला जाए, जिसकी वजह से जिस मॉलिक्यूल को उस पर्टिकुलर थेरापेटिक एक्टिविटी के लिए बनाया गया है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए रेजिमाइजेशन को कोई भी दवा जब हम बनाने जाएंगे, डोजेज फॉर्म में बनाने जाएंगे, तो उसके पहले ही हमें ये जांच परीक्षण बहुत करना जरूरी है कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। मतलब एक और मैं शुद्ध हिंदी में बात करने की कहूँ तो एक इंसान होता है तो उसके कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या उसमें खूबियां हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये सारे पैरामीटर जैसे हो गए, तो सेम उसी तरह से एक ड्रग्स, एक मॉलिक्यूल को भी हर एंगल से उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी खूबियां, सारी चीजों को आंका जाता है, जिसमें से एक आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री, और उसी के अंतर्गत आता है रेजोमाइजेशन। चूंकि रेजोमाइजेशन एक दृष्टिकोण से घातक है, इसलिए उसको प्री फॉर्मुलेशन में शामिल किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि रेजोमाइजेशन काफी दृष्टिकोण से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फार्मास्यूटिकल्स के एक्शंस में। तो कुछ ड्रग्स के, मेडिसिन के, एपीआई के उदाहरण से हम जानेंगे इसी मुद्दे के ऊपर, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं थैलिडोमाइड का। थैलिडोमाइड के दो फॉर्म है, आर एन एस। डेफिनेटली एनेंशियोमर में तो आर एन एस ही होता है। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप आर एन एस का नोटेशन नहीं जानते तो आर का मतलब होता है एक्चुअल में रेक्टस, ये लैटिन टर्म है, मतलब ये कि क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, ये भी लैटिन टर्म है, दैट इज कॉल्ड काउंटर क्लॉकवाइज। तो थैलिडोमाइड की अगर बात करें तो उसके दो एनेंशियोमर्स होंगे, आर एन एस। तो आर एन एस में जो थैलिडोमाइड का आर एनेंशियोमर है वो मॉर्निंग सिकनेस के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है। वहीं पर उसका जो एस एनेंशियोमर है वो काफी हद तक टेरेटोजेनिक है, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान वो काफी बर्थ डिफेक्ट्स उससे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थैलिडोमाइड एक फॉर्म से काफी इफेक्टिव है प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए, वहीं पे उसका दूसरा नेम ट्यूमर काफी डेंजरस है। तो ये भी एक रेजमाइजेशन का शिकार है, ये भी उसका एक उदाहरण है। एज पर दी लिटरेचर और शोध पत्रों के अनुसार जो भी ड्रग्स के ऊपर जितने भी लिटरेचर रिपोर्ट्स हैं उसमें ये भी पाया गया है मेडिकल साइंस में, मेडिकल फिजियोलॉजी के टर्म्स में, कि अगर मान लीजिए किसी एक एनेंशियोमर को एक ह्यूमन सब्जेक्ट को दे दिया जाए तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब मे बी इट्स अ चांस कि दोनों ही उसके फॉर्म आर एन एस उसके ब्लड सीरम में आ जाएं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को एडमिनिस्टर करने से बचाव रोका जाता है और उनको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर थैलिडोमाइड की हम बात करें तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड सेफ for use by women of childbearing age, and while it has other uses, it may be tightly controlled. So thalidomide मल्टीपल माइलोमा को भी ट्रीटमेंट में भी होता है। तो थैलिडोमाइड को यूसेज की इस प्रॉब्लम रेसिमाइजेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से भी काफी हद तक अवॉइड किया जाता है। तो ये एक उदाहरण है। एक और बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है आइबुप्रोफेन। सब जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर एंटी इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है। आइबुप्रोफेन के भी दो फॉर्म्स होते हैं, आरएनएस, उसमें से एक पूरी तरह से बायोलॉजिकली इनर्ट होता है, मतलब उसका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम सिटालोप्राइम की बात करें तो उसमें भी जो उसका एस फॉर्म होगा
वो आर फॉर्म की तुलना में काफी ज्यादा एक्टिव होता है। सेटलोप्रम मैं बताना चाहूंगा कि बहुत प्रसिद्ध ट्रेड नेम सेलेक्सा के नाम से बिकती है, एक एंटी डिप्रेसेंट मॉलिक्यूल है जो कि सेरोटोनिन अपटेक को रोकती है। ये कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी है, ये काफी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फार्मास्यूटिकल रिसर्च में। मींस प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एनेंशियोमर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ चिराल ऑर्गेनिक सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि क्या एग्जैक्टली रेजोमाइजेशन के एग्जांपल्स थे फार्मेसी में। रेजोमाइजेशन की स्टडीज को काफी अभी अब यूज किया जा रहा है और बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आ गए हैं जिसकी मदद से रेजोमाइजेशन को रोका जा सकता है, समझा जा सकता है काफी बारीकी के साथ। इस संदर्भ में आपके किसी प्रकार के कमेंट, कोई क्वेश्चन, क्वेरीज हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और केमिकल एट्रीब्यूट्स में जो प्री फॉर्मुलेशन की कड़ी थी वो इस सेक्शन के साथ समाप्त होगी, जिसमें कि हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन और ये रेजोमाइजेशन, ये कुछ मुख्य पैरामीटर्स को हमने देखा। जो बाकी पैरामीटर्स हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर उन वीडियोस को देखिएगा। किसी प्रकार का डेफिनेटली आपको कोई क्वेरी हो तो जरूर बताएं। मिलेंगे एक नए ऐसे ही अमेजिंग और काफी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड लक।